Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today, the topic of discussion is circular motion, chapter number 5, first year. हमारा जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन हम ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी बॉडी को अगर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर वो मूव करे इस तरह से कि उसका फिक्स पॉइंट से फासला चेंज ना हो, तो वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी और उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बोर्ड मार्कर है मैंने इसको इस एंड से फिक्स कर लिया, ये एक फिक्स पॉइंट है, और ये जो एंड है इस एंड को अगर आप देखेंगे ये घूम रहा है, और इस पॉइंट का ये जो ब्लू पॉइंट है इसका इस फिक्स पॉइंट से फासला अगर चेंज नहीं हो रहा सेंट्रल पॉइंट से, तो ये हमेशा एक सर्कल पाथ पर ही मूव करेगा और उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट डज नॉट चेंज, it is said to be moving in a circular track or on a circular track। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट चूंकि घूम रहा होता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि किसी और बॉडी या किसी और ऑब्जेक्ट के एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। इसके लिए मैंने पॉइंट लिखा है, इन दिस केस ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस ऑफ अनदर बॉडी नॉट अलोंग इट्स ओन एक्सिस। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है। अब अर्थ का एक अपना एक्सिस है, लेकिन अर्थ जो है वो सन के गिर्द घूम रही है, तो सन एक और ऑब्जेक्ट है अर्थ के लिए जिसके गिर्द वो घूम रही है, तो लिहाजा उस केस में हम ये कहेंगे कि वो कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द जब घूमते हैं तो वो उनकी सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसी कॉन्सेप्ट के क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास रोटेशनल मोशन या स्पिनिंग मोशन, एक ऐसी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट घूमता तो है लेकिन अपने ही एक्सिस ऑफ द रोटेशन के गिर्द घूमता है, तो वो उसकी स्पिनिंग मोशन कहलाती है या रोटेशनल मोशन कहलाती है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एक पंखा घूमता है अपने ही एक्सिस के गिर्द। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक पॉइंट है और ये जैसे हम पंखे के हमारे पास विंग्स हैं, तो ये दो विंग हम इसको अगर सपोज कंसीडर करें, तो ये जो दो विंग्स हैं जब ये घूमेंगे, ये जो पंखा घूमता है तो ये दोनों विंग्स जो हैं इसी पंखे के ही एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसका जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये जो फैन का है और ये जो विंग्स हैं ये भी उसी फैन के हैं, तो ये बॉडी इट्स मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो ऐसी सी मोशन को हम रोटेशनल मोशन या स्पिनिंग मोशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में मैंने लिख भी दिया, रोटेशन ऑफ द फैन या रोटेशन ऑफ अ व्हील। जैसे एक साइकिल का व्हील या मोटर बाइक का व्हील या कोई भी एक व्हील अगर एक एक्सिस ही की अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमे तो हम उसको उसकी रोटेशन का नाम देते हैं। प्लेन ऑफ रोटेशन एक टर्म है। प्लेन ऑफ रोटेशन से मुराद, अगर सपोज मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस है, ये थ्री डायमेंशनल है। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ को अगर हम देखें तो ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। इस एक्स और वाई प्लेन के अंदर जिसके अंदर कोई चीज घूमती है वो इसका प्लेन ऑफ द रोटेशन है। जबकि अगर हम इस एक्सिस के देखें कि जिसके गिर्द इसने घूमना है वो पॉइंट जो है वो जी एक्सिस है, तो वो एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। और आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन है जी एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, जैसे कभी भी कोई चीज एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में जब घूमती है तो आप देख सकते हैं ये उसका प्लेन ऑफ द रोटेशन होगा और ये उसका एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा। तो हमेशा के लिए याद रखना है कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, जो है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। प्लेन ऑफ रोटेशन हम उस प्लेन को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्स वाई प्लेन, ये टू डायमेंशंस ऐसी हैं जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, और जी एक्सिस ये वो थर्ड डायमेंशन है जिसके अलोंग वो ऑब्जेक्ट घूम रहा है। तो जी एक्सिस एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा और एक्स और वाई प्लेन ऑफ द रोटेशन होंगे, और एक्स और वाई हमें पता है इनके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? जी। तो हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन जो है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई चीज मूव करती है, मोशन करती है, तो पहले हम जो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में मोशन का जिक्र कर चुके हैं, उसमें हमने ये बात की थी कि जब भी कोई चीज अपने एक स्टार्ट से किसी एक पोजीशन को चेंज करती है मूव करते हुए, तो वो कोई ना कोई फासला तय करती है। उसके फासले को तय करने की उसकी कोई ना कोई रफ्तार होती है, और उस रफ्तार में अगर कुछ चेंज आ जाए तो हम कहते हैं कि उस वेलोसिटी में चेंज की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल यहाँ पर भी जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पर घूमती है या रोटेशनल मोशन करती है, तो हम उसकी मोशन को इस तरह से कंसीडर करते हुए ये कहते हैं कि उसका कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लिहाजा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे पहली टर्म है। जब एक बॉडी एक सर्कल में घूमती है तो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक रेफरेंस एक्सिस से, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो वहां तक जाने में उसने जो टाइम लगाया, उस टाइम में वो एक एंगल बनाएगी, और उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहता है एंगल सबटेंडेड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को हम समझने के लिए हम ये एक सर्कल बनाते हैं। ये एक प्लेन ऑफ द रोटेशन अगर इसका देखें तो ये y और z प्लेन ऑफ द रोटेशन बनता है। ये एक वर्टिकल सर्कल बनेगा, जबकि ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल था। इस वर्टिकल सर्कल को हम देखें तो ये y z प्लेन में होगा, और इसका जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा वो इस पर जो परपेंडिकुलर z x एक्सिस होगा। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास इस केस में मैं अगर इसको x कह रहा हूं, इसे y कह रहा हूं, तो फिर z एक्सिस हमारे पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा। अगर इस फिक्स एक्सिस से या रेफरेंस पॉइंट से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P1 पोजीशन पॉइंट 1 पर था, तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त इसका रेफरेंस से जो एंगल था वो था थीटा, जो इसका इनिशियल फेज कहलाता है। जब ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद P1 से मूव करके P2 पर चला जाता है, तो ये जो एंगल उसने बनाया जिसको हम नाम देते हैं डेल्टा थीटा, दिस डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। और हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज जब घूमती है तो जो उसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो उसकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हम ये रहते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, जब हमारी डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और यही डेल्टा थीटा नेगेटिव होगा जब रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के यूनिट्स क्या हैं, रेडियंस भी हैं, डिग्रीज भी हैं, रेवोल्यूशंस भी हैं, लेकिन ऐसा ही यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो रेडियन है। जब कभी भी कोई चीज अपने किसी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमती है जिसको हम उसकी रोटेशन का नाम देते हैं, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है उसकी अगर वैल्यूज स्मॉल हो, वो बहुत स्मॉल वैल्यू हो, तो उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ये कंसीडर करते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो थीटा स्मॉल है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो थीटा स्मॉल नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं की जा सकती। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, और हम उसकी डायरेक्शन को मालूम करते हैं किसकी मदद से, राइट हैंड रूल की मदद से। देखिएगा हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर टर्म को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो या उसकी एक्सप्लेनेशन अगर हमें करनी हो, तो हमने जो चीजें पढ़ी हुई हैं कि हमें उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसके यूनिट की जरूरत होती है, उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है। ये वो बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम मोस्ट प्रेफरेंस देते थे वो ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है तो हम कहते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इस वेक्टर अलजेब्रा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करता है कि वो टर्म वेक्टर है या नहीं, वो है जी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको हमने कहा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कोई एक चीज घूमती है तो उसने जो एंगल बनाया थीटा 1 और थीटा 2 दूसरा एंगल, इन दोनों का सम अगर इस तरह से मैं इनको लिखूं थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 या थीटा 2 प्लस, अगर ये बराबर हो तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो टर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो बराबर ना हो तो हम कंसीडर करेंगे कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं।
देखें इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं, सपोज ये मेरे पास कोई एक बुक है या कार्डबोर्ड है, अगर हम इस बुक या कार्डबोर्ड को देखें तो मैं अगर ये कहूँ कि ये इसका, सपोज करूँ कि ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है, अगर मैं इस बुक को इस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के अलोंग इसे घुमाऊं, सपोज करें कि मैं इसे जब एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाऊंगा तो इसकी 90 डिग्रीज, सपोज मैं इसे घुमाता हूं तो जब ये इसे एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाऊंगा 90 डिग्रीज, तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह से इसी पोजीशन से अगर मैं इसे घुमाऊंगा एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस था जिसे मैंने वाई एक्सिस का, अगर मैं इसे वाई एक्सिस के गिर्द घुमाऊं और अलोंग द वाई एक्सिस ये घूमे तो इसकी ये डायरेक्शन बन जाएगी 90 डिग्रीज पे। यानी कि जो बुक इस पोजीशन पे पड़ी थी, जब मैंने इसको एक्स एक्सिस बनाया तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग सपोज आप देख सकें इसकी रोटेशन अगर 90 डिग्रीज तक है, और वाई एक्सिस के अलोंग अगर इसकी रोटेशन मैं इसकी मजीद करवाऊं तो ये जो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, ये हमें नोटेशन या ये डायरेक्शन हमें नजर आएगी। जबकि इसके बरक्स अगर हम थीटा वन को ये कह रहे हैं कि ये वो एंगल था जो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी को घूमने के लिए बनाया, और थीटा टू वो एंगल है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं पहले एक्स के अलोंग घुमा रहा था और वाई के अलोंग घुमा रहा था तो आपको जो डायरेक्शन सामने दिखने में आई वो ये थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास पहले मैं उसी बॉडी को वाई एक्सिस के अलोंग घुमाऊं और बाद में एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाऊं, घुमाना तो मैंने उतना ही है 90 डिग्रीज तक, तो क्या उसकी डायरेक्शन वही बनती है? अगर तो वही बनेगी तो वो एक वेक्टर टर्म होगी, और अगर वो नहीं बनेगी तो हम ये कह सकते हैं कि फिर वो वेक्टर टर्म नहीं है। देख लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, पहले हमने इसको वाई के अलोंग अब घुमाना है, पहले एक्स के अलोंग घुमा रहे थे, अब हमने क्या करना है वाई के अलोंग। जब हम इसे वाई के अलोंग 90 डिग्रीज तक रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास जो रोटेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, और जब हम इसे x के अलोंग रोटेट करेंगे तो ये इसकी रोटेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो लिहाजा हम ये कहते हैं वेक्टर एडिशंस के रूल्स को जानते हुए जब दो एंगल्स का सम बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर टर्म नहीं है, और अगर वो बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वो, इसी लिहाज से हम ये कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी को थोड़े से एंगल पे घुमाते ना, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ द एंगल, आप इसको थोड़ा सा टिल्ट ऐसे करें या थोड़ा सा टिल्ट ऐसे करें, और या इसको थोड़ा सा टिल्ट पहले ऐसे कर दें बाद में ऐसे कर दें, तो इस केस में ज्यादा जियोमेट्री में डिफरेंस नहीं आता। तो हम तब ये कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ द डेल्टा थीटा वो क्या है, वो एक वेक्टर टर्म है। और उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम फाइंड आउट करते हैं किसकी मदद से, राइट हैंड रूल की मदद से, और उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपकी बुक पे मेंशन है राइट हैंड रूल के, अगर कोई चीज घूम रही है तो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के अलोंग आप थम्स को घुमा दें, तो जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो पॉइंट करेगा किसके अलोंग, उस क्वांटिटी की एक्सिस ऑफ द रोटेशन के अलोंग। तो हम कहते हैं ग्रास्प द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। जैसे मैंने वो फैन वाली एग्जांपल ली थी कि अगर हम ये फैन वाली एग्जांपल को, ये एक उसका विंग है, ये इस तरह से फैन घूम रहा है, मैं आपको सिर्फ इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ, तो अगर हम इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन को अपने हैंड में इस तरह से पकड़ें और इस हैंड की जो फिंगर्स हैं उस डायरेक्शन में कर्ल करें जिधर ये फैन घूम रहा है, तो जो आपका थंब होगा वो पॉइंट करेगा किसकी डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है, एस ओवर आर। एस क्या है, आर्क लेंथ है, और आर क्या है, उसका रेडियस है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इस डायग्राम में है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन P1 से P2 तक जाता है तो ये जो आर्क लेंथ उसने सबटेंड की है जिसको हम S का नाम देते हैं, ये बेसिकली उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इसे ये कह सकते हैं कि अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में हम कहते हैं जब कभी भी कोई बॉडी मूव कर रही होती थी, जो हम पीछे चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आ चुके हैं, तो वहां पर हमारे पास क्या होता था कि उस डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते थे। लेकिन इन्हीं दो रेडियाई के दरमियान ये जो आर्क लेंथ बन रही है जिसको हम एस कह रहे हैं, इसी की इस एंगल ने ये डिफाइन करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, और उसको हम कहते हैं एस ओवर आर। और हम कहते हैं कि अगर हम उस आर्क लेंथ की बात करें तो उस आर्क लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा क्योंकि वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रेडियस जो है उस सर्कल का जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ द रोटेशन से उस बॉडी तक का फासला था
वो भी मीटर में होगा। तो हम ये कहते हैं कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1। और हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी। हम ये कहते हैं कि जो बॉडी घूम रही है तो जो उसका एंगल है, चूंकि एसआई यूनिट में हमने उसे रेडियंस में लेना है, तो रेडियन क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, कि दो रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल वो 1 रेडियन होगा अगर उस आर्क की लेंथ भी उतनी ही हो जाए जितना उस सर्कल का रेडियस है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हमारे पास जो आर्क की लेंथ है वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो ये जो एंगल होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है 1 रेडियन कहलाता है। हमें ये बात पता है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 से स्टार्ट करे अपनी मोशन को और घूम के दोबारा यहाँ पर वापस आ जाए तो वो एक 1 कंप्लीट रोटेशन करेगा। और एक 1 कंप्लीट रोटेशन करने के लिए जो उसकी आर्क की जो लेंथ है जो उसको हमने एस का नाम दिया था वो हम सर्कल के सरकमफेरेंस के जरिए से मालूम कर सकते हैं, जो किसके इक्वल होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें थीटा इक्वल टू एस, एस की जगह पर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पाई। यहां से हम देख सकते हैं कि एक रोटेशन में जब कोई चीज एक मुकम्मल चक्कर करती है तो 2 पाई रेडियंस बनाती है। और 2 पाई रेडियंस जब एक चक्कर मुकम्मल हो जाए तो उसमें हम कहते हैं 360 डिग्रीज होते हैं। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहां से अगर हम 1 रेडियन मालूम करना चाहें तो ये 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। ये हमारे पास एक रेडियन की वैल्यू आ गई जो कि डिग्रीज के लिहाज से। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज मूव करती है तो जाहिर सी बात है उसने वो फासला कितनी देर में कवर किया उसकी जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे हम कहते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये हम पहले कहते होते थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी थी। अब डेल्टा थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर टर्म है, उसके टाइम के लिहाज से चेंज होने की जो रेशो है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और अगर हम यहाँ से ही इसके यूनिट को लिखें तो हमारे पास डेल्टा थीटा जिसको हम अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह के आए थे रेडियन इसका यूनिट है और टाइम का यूनिट सेकंड है तो ये रेडियन पर सेकंड बन जाएगा। रेडियन तो चूंकि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि अगर इसकी डायमेंशन निकालेंगे ओमेगा की तो वो 1/t, रेडियन की जगह पर तो आप 1 लिख सकते हैं, 1/t ये मैं यहाँ पर बता के आ चुका हूँ। तो 1/t तो जिसे हम t इनवर्स लिख सकते हैं। जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है, जैसे हम किसी एक फैन को ऑन करते हैं तो फैन की स्पीड हर वक्त एक जैसी नहीं होती। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही होती है, तो लिहाजा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हर टाइम पर एक जैसी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम उसकी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी को अगर मेजर करना चाह रहे होंगे या देखना चाह रहे होंगे या उसकी डायरेक्शन बताना चाह रहे होंगे तो फिर वो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टू अप्रोचेस टू जीरो। इसके लिए फार्मूला है ओमेगा आई एन एस फॉर द इंस्टेंटेनियस लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ही होगी। कोई भी चीज जब वो सर्कुलर मोशन करती है या रोटेशनल मोशन करती है तो हम ये बात जान लेते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ही होगी। इसी की बुनियाद पर हम अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और उसको क्या लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा जो है इसको हम यूनिट पहले पढ़ा है रेडियन पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो ये सेकंड भी अगर ऊपर चला जाए तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन अगर लिखें तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगी। जिस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर
मुख्तलिफ हो सकता है। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि दो टाइम इंटरवल्स अगर इतने स्मॉल हों कि वो अप्रोच करें जीरो को, तो हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो P1 से मूव करना शुरू करता है और उसे मूव यहाँ से करते हुए बहुत स्मॉल टाइम लगा, तो यहाँ से तो वो इटसेल्फ वही पॉइंट होगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है तो वो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो और वो उसका कौन सा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास इसी का जो रिलेशनशिप है एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज का, वो हम अभी इसके बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ये रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स, जिसमें हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जिक्र करेंगे। हम ये कहते हैं कि हमारे पास, जैसे वो मैंने फैन वाली एग्जांपल दी थी, कि अगर फैन के एक विंग की बात करें तो वो जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम रहा है ये उसका एक विंग है। अगर हम इस पूरे विंग की बात करें तो ये पूरा जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगा, तो ये तो इसकी रोटेशन होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये O से लेकर पॉइंट P तक का जो हमारी लाइन है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो OP है, ये तो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो ये तो रोटेशन हो जाएगी। जबकि इसकी फिर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी। जबकि ये जो पॉइंट P है, ये तो अगर हम देखें तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी हो सकती है पॉइंट P की। तो इन लीनियर और एंगुलर टर्म्स में जिक्र हम किस तरह से करेंगे कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे हम कहते हैं कि अगर सपोज एक सर्कल है और इसमें ये हमारा पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसी पॉइंट पर भी हम जब फाइंड आउट करते हैं तो वो उस पर टेंजेंट होती है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो इस टेंजेंट की ये डायरेक्शन होगी। और जब यही पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और कुछ देर के बाद अगर हम देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन टेंजेंट की इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब इन सब सब टर्म से हम ये क्या देख सकते हैं कि जो ये लीनियर वेलोसिटी है जो v कहलाती है, ये r है जो हमारा सेंटर से उस पॉइंट तक का फासला है, और हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किसके अलोंग होगी, वो तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन थी। तो यहां से हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये मिलता है कि जब एक बॉडी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक जाती है, फॉर एग्जांपल हम इसी को देख लें, जब यहां से इस पॉइंट तक जाएगी तो जो उसका एंगल बनेगा थीटा, और इस इतने से हिस्से की जो आर्क की लेंथ होगी जिसे हम डेल्टा एस का नाम देंगे, और ये जो आर है और इस एंगल को अगर मैं डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहूँ, तो इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है जो हमने पढ़ा है। अगर मैं इसी रिलेशनशिप को ये कहूं कि मैंने इतने टाइम में इस पॉइंट, इसको अगर हम P1 कह दें और इसे अगर P2 कह दें, तो P1 से P2 तक इसे जो टाइम लगा वो डेल्टा टी है, तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड को अगर डेल्टा टी से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ फॉर्म बन जाएगी। और फिर हमने ये बात पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले कि जब एक, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फिक्स पॉइंट है और ये पॉइंट P जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका O से P तक फासला R है, अगर ये थोड़ा सा यहां से यहां तक भी जाए, तो इस केस में हम कहेंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम इतना स्मॉल है कि वो टाइम डेल्टा टी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। और जब वो टाइम डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर इसी टर्म पर या इसी इक्वेशन पर हम यहाँ पर डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी के ऊपर एक लिमिट लगा दें कि जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहाँ पर हमारे पास यही जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। और इस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि v ओवर टी, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि वो लीनियर वेलोसिटी होती है, या d ओवर टी, और ये r वैसे ही आ जाएगा और ये ओमेगा आ जाएगा। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नई इक्वेशन बन गई कि लीनियर टर्म को एंगुलर टर्म से रिलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, उस एक्सिस ऑफ द रोटेशन से
उस पॉइंट P तक का जो फासला है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसे हम r क्या नाम देते हैं। तो हम इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। तो हमें ये बात पता है दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से बनने वाली टर्म भी एक वेक्टर टर्म ही होती है। और इन दोनों का अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है v और जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हर इनके दरमियान रिलेट करने वाली चीज ये। तो आप देख सकते हैं ओमेगा और आर का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको इधर लेने की बजाय यहां पर लूं तो ये वही बात बनती है ओमेगा क्रॉस आर इक्वल्स टू वी। बिल्कुल इसी तरह से हम जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और वो क्या होगा, इसी रिलेशनशिप को अगर हम कंटिन्यू करें कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और अगर उस वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है डेल्टा v इक्वल्स टू आर डेल्टा ओमेगा, तो हमारे पास इसी फॉर्म को अगर हम वो टाइम जिसके अंदर इसने चेंज होना है डेल्टा टी वो भी लिख दें, दोनों साइड की इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, और बाद में हम क्या करें इस पे लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। और ये हम डेफिनेशन से पढ़कर आ चुके हैं कि ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसे हम अल्फा का नाम देते हैं। और इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो किस तरह से लिखेंगे हम, इसकी वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और यहाँ से हमारे पास ये इनके दरमियान रिलेशनशिप बन जाएगा। हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ चुके हैं पहले, जो लीनियर वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसी का अगर हम एंगुलर वर्जन में लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो मैं इसके साथ ही हम v की बजाय उसे ओमेगा कह देंगे, तो ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस एल्फा इंटू डी। और इसी तरह से अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें कि s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास इसका एंगुलर वर्जन क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ ए की बजाय अल्फा आ जाएगा और टी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम इसका एंगुलर वर्जन लिखेंगे तो टू अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ द मोशंस का ही एंगुलर वर्जन है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।